चाहे 21A लिख दें चाहे 21K लिख दें, एक ही बात है। और फिर अनुच्छेद 22, ये 5 आर्टिकल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। आर्टिकल 19 कतिपय स्वतंत्रताओं की बात करता है। कतिपय मतलब कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ स्वतंत्रताएं तथा उन पर निर्बंधन। निर्बंधन का मतलब उन पर प्रतिबंध। कतिपय स्वतंत्रताएं तथा उन पर निर्बंधन, उनके ऊपर प्रतिबंध। आर्टिकल 20 बात करता है और 20 कहता है अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आपके आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रताएं हैं और उनके ऊपर प्रतिबंध किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 के में शिक्षा का अधिकार और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आर्टिकल्स थोड़ा आपको पहले तो इनको केवल इन मोटे मोटे आर्टिकल्स को याद कर लीजिए। 19 में ये, 20 में ये, 21 में, 21 के में, 22 में ये, बस। फिर हम एक एक करके उनको समझते हैं, अंदर की उसकी गहराई को समझते हैं, उनमें क्या क्या कहा गया है देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप आर्टिकल 19 को पढ़ें। 19 कहता है कतिपय स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कतिपय स्वतंत्रताएं तथा उन पर निर्बंधन। यह बात करता है आर्टिकल 19। कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है और आर्टिकल 19 में समझिएगा आप ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल 19 के बारे में आपके कंफ्यूजन थोड़े से ज़्यादा हैं। आप आर्टिकल 19 को जानते हैं, आपको लगता है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी बहुत बेसिक और मोटी बात भी नहीं जानते हैं। देखना आप जानते हैं आर्टिकल 19 में कितने क्लोज हैं? आर्टिकल 19 में 6 क्लोज हैं। 19 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आर्टिकल 19 में पहला क्लोज, दूसरा क्लोज, तीसरा क्लोज, चौथा क्लोज, पांचवा क्लोज और छठा क्लोज। और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। आप में से ज्यादातर विद्यार्थियों को लगता यह है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी घूमने की स्वतंत्रता, पांचवी निवास की स्वतंत्रता और बस जाने की स्वतंत्रता, और छठी वृत्ति व्यापार कारोबार ये स्वतंत्रता। आपको ऐसा ही लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। समझना इस बात को ध्यान से। आर्टिकल 19 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 क्लोजेस में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं हैं, बल्कि इन स्वतंत्रताओं का जिक्र केवल 19 1 में ही किया गया है। ये ध्यान रखनी है बात आपको। इन स्वतंत्रताओं का जिक्र केवल 19 1 में किया गया है। 19 2, 3, 4, 5 और 6, 2 से लेकर 6 तक, उनमें तो इस बात का जिक्र है कि इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध किन किन आधारों पर लगा सकते हैं।
तो देखिए आर्टिकल 19 में क्या कहा गया। देखिए 19A क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को और यहां फिर बाद में स्वतंत्रताएं दी गई ABCD, मतलब कै ख ग घ अड़ च और छ। ये इस तरीके से 7 स्वतंत्रताएं दी गई है। तो 19(1) में है ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं। और कौन सी स्वतंत्रताएं कैसे दी गई देखना, कै में दी गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख में दी गई शांतिपूर्ण एवं निरायुध, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर ग में दी गई संगम, मतलब एसोसिएशन, संघ, यूनियन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। घ में कहा गया भारत में के भीतर कहीं भी अबाध भ्रमण की क्षमता, अबाध मतलब बिना बाधा के, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। फिर बाद में कहा गया कि भारत के भीतर अबाध निवास की स्वतंत्रता, निवास अथवा बसने की स्वतंत्रता। च में संपत्ति की स्वतंत्रता, और छ में कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। इनका जिक्र किया गया ए कै ख ग घ ड़ च छ 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978। और इस संविधान संशोधन द्वारा इस संपत्ति के इस अधिकार को, च को, संपत्ति के अधिकार में जो ये अधिकार दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में 19 च ये खाली पड़ा है। तो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, ये वर्तमान में खाली पड़ा है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या कर दिया गया, यहां से इसको खाली कर दिया गया, ये स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। तो मैं इसको यहां पे खाली कर रहा हूं, अभी समझना आप, ये यहां पे खाली है। बात समझ पा रहे हैं आप? संपत्ति की स्वतंत्रता थी, इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको खाली कर दिया गया। इतना समझिए आप एक बार। चलिए अब देखिए, एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची। अब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची हैं। अब
पहले 7 थी मूल संविधान में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19(1) में तो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब देखिए 19, 2, 3, 4, 5 और 6, उनमें क्या है मैं एक साथ बता देता हूं आपको, फिर हम एक एक की बात करेंगे। पहले उनको समझेंगे, आपके ठीक याद रहेगी। अच्छा, यहां पे क्या क्या गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को कारोबार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ये कहा गया। फिर देखिए यहां पर निर्बंधन, निर्बंधन किसको कहते हैं, निर्बंधन कहते हैं प्रतिबंध को, कि इन पे प्रतिबंध किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। और निर्बंधन का जिक्र किया गया 19(2) से लेकर 19(6) तक। 19(1) कै पे प्रतिबंध किस आधार पे लगा सकते हैं, उसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 19(2) में। और कुल 8 आधार हैं, इन 8 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। वो 8 आधार क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। 8 आधार 19(2) में दिए गए हैं कि इन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर 19(1) ख में सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, उसकी बात की गई है 19(3) में। और इसमें 2 आधार बताए गए हैं कि उन 2 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसका जिक्र किया गया है 19(4) में। और इसमें 3 आधार बताए गए हैं, उन 3 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर घ में जो दी गई है भ्रमण की स्वतंत्रता, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसका जिक्र है 19(5) में। 2 आधार बताए गए हैं, जिन 2 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अड़े में जो है बस जाने की या निवास करने की, उसके ऊपर भी 19(5) में ही। तो इन दोनों पे ही प्रतिबंध 19(5) में ही दिए गए हैं। 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा जा सकता है। और ये जो है वृत्ति, कारोबार, व्यापार, इसके ऊपर प्रतिबंध का जिक्र किया गया है 19(6) में। और इसमें 3 आधार बताए गए हैं, उन 3 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें इसके ऊपर प्रतिबंध का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये 6 की 6 स्वतंत्रताएं याद कैसे हो, इसी क्रम में। लंबी लंबी लाइनें याद नहीं करनी है। याद क्या करना है आपको, पहला आपको ये याद है, आपको पहले से कोई समस्या नहीं है। वाक अभिव्यक्ति पूरा याद है आपको, कोई समस्या ही नहीं है, मुझे पता है, जानते हैं आप। दूसरे में केवल एक सम्मेलन याद रखिए, निरायुध शांतिपूर्वक, वो अपने आप याद रह जाएगा। सम्मेलन याद रखिए बस। तीसरे में आप संघ याद रखें, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथे में आप भ्रमण याद रखें, बस घूमने की स्वतंत्रता। 5वें में निवास या बसने की स्वतंत्रता, केवल इतना याद रखें। और 6ठे में आप केवल वृत्ति की याद कर लें, वृत्ति की स्वतंत्रता। बस एक एक शब्द पकड़िए आप। पहले में विचार अभिव्यक्ति, दूसरे में आपके सम्मेलन, तीसरे में संघ, चौथे में भ्रमण, 5वें में निवास और 6ठे में वृत्ति। बस याद रह जाएगा, एक एक शब्द याद कर लीजिए बस। बाकी की सब चीजें इधर उधर आगे पीछे अपने आप याद रह जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19 की कुछ विशेष बात आप ध्यान रखना। 19 में 1 से लेकर 6 तक है, स्वतंत्रताएं केवल 1 में है। 2 से लेकर 6 तक प्रतिबंध दिए गए हैं। 7 स्वतंत्रताएं थी 1 में, वर्तमान में 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा वो जो 1 6 में थी संपत्ति की, वो हटाई गई। और एक बहुत विशेष बात वो आपको याद रखनी है कि ये अधिकार केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब तक हम कितने अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, कितने अधिकार पढ़ चुके हैं जो अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? आर्टिकल 15, 16 और 19 और आएंगे आगे 2। फिलहाल आप इतने ही 3 याद रखें, 15, 16 और 19। ठीक है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे फिलहाल हम एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं, इन स्वतंत्रताओं को समझते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 19(1) क की। इसका मतलब यही तो है, 19(1) क की बात कर रहे हैं।
और 19(1) में दे रखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19(1) है। वाक अभिव्यक्ति का मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। इस अधिकार के तहत किसी को भी बोलने का अधिकार है और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। देखिए, बोलने की आजादी है, ये बहुत महत्वपूर्ण आजादी है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तब आप जेएस मिल को अगर आपने कभी पढ़ा है, जॉन स्टुअर्ट मिल को, तो वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता मानते हैं। उनका मानना है कि इस स्वतंत्रता पर तो प्रतिबंध लगा ही नहीं जा सकता। हालांकि हमारे यहाँ 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं इसके ऊपर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो अभिव्यक्ति की जाती है, वो अभिव्यक्ति बोल के की जा सकती है, लिखकर की जा सकती है, गाकर की जा सकती है, लेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अब उपन्यासों के माध्यम से, कैसे भी उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। वो सारी इसके अंदर शामिल है। आपको इसके तहत अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है। यह आर्टिकल 19(1) में और बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह स्वतंत्रता अपना बहुत विशेष महत्व रखती है। लेकिन इसके और क्या आयाम है, इसके और क्या पक्ष हैं, उन सभी पक्षों की हम बात करते हैं। एक तो एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया अब तक, वो एक तो कहा गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अधिकार के दायरे में आती है, कौन से अधिकार में निहित है। वो प्रेस की स्वतंत्रता एक्चुअल में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। प्रेस का मतलब मीडिया, मीडिया की स्वतंत्रता वो इसी में निहित है, आर्टिकल 19(1) में ही निहित है। क्योंकि मीडिया, अखबार या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये अभिव्यक्ति तो है, ये तो ये इसी के दायरे में आती है। एक तो ये ध्यान रखें आप, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के दायरे में ही आती है। फिर दूसरी एक बात और की समझिए आप, एक केस आया इमैनुअल केस। ये तो साकल पेपर्स के केस था, एक साकल पेपर्स लिमिटेड वाद। ये साकल पेपर्स लिमिटेड वाद 1962 का एक केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता वो इसमें शामिल है, वो इसी का हिस्सा है। ध्यान रखना है, ये वो इसी का हिस्सा है। तो प्रेस का मतलब मीडिया है, इसका मतलब मीडिया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम एक बात करें तो एक केस है इमैनुअल केस, और उस इमैनुअल केस में राष्ट्रगान को गाने से संबंधित कोई मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, विचारों की कोई एक मामला क्या है मैं बता देता हूं आपको। एक ईसाई धर्म के थे इमैनुअल, वो एक्चुअल में राष्ट्रगान गाने को सहमत नहीं थे। तो यहां पर मामला आया कि भाई राष्ट्रगान हो तो गाना पड़ेगा। तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1) के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह भी शामिल है कि आप अभिव्यक्ति करें चाहे ना करें, यह आपका अधिकार है। अगर आप अभिव्यक्ति करते हैं यह भी आपका अधिकार है, अभिव्यक्ति नहीं करते हैं यह भी आपका अधिकार है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या की, और व्याख्या करते हुए कहा कि देखिए, अभिव्यक्ति ना करना भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। अभिव्यक्ति ना करना उससे भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। कैसे समझना आप, जैसे मान लीजिए कि हम मतलब अभिव्यक्ति न करने का मतलब चुप रहना, तो हम जब चुप रहते हैं तो भी तो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं उदाहरण देता हूं आपको, वहां से आपके समझ में आएगी बात। मान लीजिए कि पत्नी ने पति से सुबह काम पर जाते वक्त अपने पति से डिमांड की कि शाम के वक्त आते समय मेरे लिए कांजीवरम की साड़ी लेके आनी है अच्छी सी। और जब ये
बोल के तो कहा ना अपने पति को, ये अभिव्यक्ति की उसने, बोल कर ये कहा अपने पति को। पति दिन भर ऑफिस रहे और काम इतना ज्यादा था और काम का दबाव इतना ज्यादा था कि वो पूरी तरीके से भूल गए कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम उनको घर जाने से पहले करना है और घर पर उस चीज को लेके जाना है। घर लौटे वो, और घर लौटे तो घर पर मामला क्या होगा ये मेरे ख्याल से छिपा हुआ नहीं है आप सभी से। खास तौर से जो पुरुष अभ्यर्थी आप में से वो तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी बात की मांग की जाए और अगर उसको नहीं किया जाता है पूरा तो फिर क्या होता है। वो घर पे आए ऑफिस से, और घर पे आए तो वहां पे पत्नी जी, जिन्होंने सुबह अभिव्यक्ति करके एक मांग रखी थी, बोल करके एक मांग रखी थी, और मांग जो पूरी नहीं हुई, भूलवश या कैसे भी करके नहीं हुई, तो अब जो अभिव्यक्ति की जाएगी वो अभिव्यक्ति कैसे की जाएगी? वो अभिव्यक्ति ना बोल के की जाएगी। नाराज हो गए एकदम, चुपचाप मतलब बातचीत बंद हो गई एकदम। अब वो पति परेशान बेचारा, जो काम अभिव्यक्ति करने ने किया नहीं किया, अभिव्यक्ति सुबह की गई थी ना, कहा गया था, जो काम बोलने ने नहीं किया वो काम ना बोलना है वो कर देगा, देख लीजिए। अब जब पत्नी चुप है एकदम, बोल नहीं रही, नाराज हो गई है, तो वो पति बेचारा, वो रात इतनी मुश्किल से निकलेगी उसकी, और सुबह वो जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त खरीदेगा साड़ी, आते वक्त क्या भरोसा नहीं है उसे, याद रहे ना रहे बाई चांस, हालांकि भूलेगा नहीं वो, ये पक्की बात है। लेकिन वो इतना घबराया हुआ है कि ऑफिस जाते वक्त वो साड़ी खरीदेगा। और इसका मतलब क्या है कि अब उस पत्नी ने अभिव्यक्ति की कि नहीं की शाम के वक्त, लेकिन वो बोली थोड़ी ना है, बोलकर अभिव्यक्ति थोड़ी ना की है, चुप रह के अभिव्यक्ति की है। और चुप रह के किस बात की अभिव्यक्ति की है? नाराजगी की। तो उसने बगैर बोले, बगैर अभिव्यक्ति किए ही अभिव्यक्ति कर दी है। तो कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति ना करना भी अभिव्यक्ति का एक रूप है, क्योंकि आप जब चुप रहते हैं तो आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या किसी और कुछ जाहिर कर रहे हैं, वो भी तो अभिव्यक्ति का एक रूप है, तो अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो यहां पर चुप रहने का एक अधिकार आया। लड़कियां खास तौर से सुने, चुप रहने का अधिकार है हमारा, चुप रहने का अधिकार। कोर्ट ने कहा चुप रहने का अधिकार अभिव्यक्ति न करने का अधिकार भी आर्टिकल 19(1) में शामिल है। चुप रहने का अधिकार है और हमें इस अधिकार का भरपूर यूज करना है, लड़कियों को खास तौर से। चुप रहने का अधिकार कौन से केस में आया? इमैनुअल केस में, इमैनुअल वाद 1986 में चुप रहने का अधिकार है हमारा, ये आया इसमें। फिर एक केस आया नवीन जिंदल केस 2008 का, जिसमें राष्ट्रध्वज को, तिरंगे को, राष्ट्रध्वज को घरों पर फहराने का अधिकार, और ये कौन सा केस आया? नवीन जिंदल केस। - 2008। नवीन जिंदल क्या हरियाणा से सांसद हैं। आपको अगर याद होगा, और यदि आपने इस बारे में सुना है या फिर इसको देखा है, तो 2008 से पहले राष्ट्रध्वज वो सार्वजनिक स्थलों के अलावा और कहीं पे भी नहीं फहराया जा सकता था। उसके लिए कुछ निश्चित स्थान थे, केवल वहीं फहराया जा सकता था। लेकिन आजकल देखिए आप 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देखते हैं ना, बच्चे छोटे झंडे बेचते हैं, या फिर हमारी गाड़ियों पे, हाथ में, ऑफिस में, हर कहीं आप छोटे छोटे झंडे, या अपने घरों पर भी आप लहरा सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। ये 2008 के बाद की स्थिति है जब कोर्ट ने फैसला दिया। उससे पहले घरों पे या फिर गाड़ी में या फिर इस तरीके से राष्ट्रध्वज को फहराया ही नहीं जा सकता था। तो नवीन जिंदल ने का एक मामला आया 2008 में, कोर्ट में इस बात की दलील दी गई कि कोई व्यक्ति यदि अपनी राष्ट्रभक्ति को जाहिर करना चाहे, उसकी अभिव्यक्ति करना चाहे राष्ट्रभक्ति की, तो वो अभिव्यक्ति अपनी राष्ट्रध्वज को फहरा के करेगा, उसको मिलना चाहिए अधिकार। कोर्ट ने इस बारे में कहा
कि बिल्कुल उस राष्ट्रध्वज को फहराने का अधिकार है। और 2008 में ये घरों पे, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। लेकिन साथ में ये बात कही कि राष्ट्रध्वज फहराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रध्वज की जो संहिता है, जिसमें कुछ नियम दिए गए हैं राष्ट्रध्वज के फहराने के, उस संहिता के उन नियमों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा, उनका पालन किया जाएगा और पालन करते हुए राष्ट्रध्वज को फहराने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 19(1) क में आते हैं सारे अधिकार। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं सारे अधिकार। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और कह देता हूं मैं। 19(1) क पे प्रतिबंध की जो बात करते हैं हम, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है इसके ऊपर। और प्रतिबंध का जिक्र कहां किया गया है? प्रतिबंध का जिक्र किया गया है आर्टिकल 19(2) में। और कितने आधार बताए गए हैं? 8 आधार दिए गए हैं कि इन 8 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 19(1) ख और 19(1) ख में स्वतंत्रता दी गई है, और वो स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मैं एक बात और भूल गया हूं वाक अभिव्यक्ति में, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए इसमें यह था कि वाक अभिव्यक्ति की करने का अधिकार है, तो मामला एक आया कि आप हड़ताल करने का अधिकार है कि नहीं है, और बंद करने का अधिकार है कि नहीं है। कभी कभी भारत बंद करते हैं ना, दुकान मार्केट सब कुछ बंद करा देते हैं, या फिर हड़ताल करते हैं, बैठ जाते हैं धरने पे, वो करने का अधिकार है कि नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए हड़ताल करने का अधिकार तो है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अधिकार में आता है। आप कर सकते हैं, व्यक्ति अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। विरोध करने का निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अधिकार होना भी चाहिए, और यह अधिकार है। लेकिन बंद करने का अधिकार नहीं है। और बंद करने का अधिकार क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि बंद करने से क्या होता है, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे नागरिक जो हैं, और नागरिक जो हैं, उनके अन्य बहुत सारे अधिकार वो खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि उनके और भी कई प्रकार के अधिकार हैं, और वो अधिकार उन पे खतरा मंडराने लगता है। और चूंकि उनके उन अधिकारों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए बंद का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बंद किया, भारत बंद वगैरह कई बार ऐसे आंदोलन चलते हैं ना, मान लीजिए बंद किया, पूरे मार्केट को बंद करा दिया, मेडिकल शॉप्स को भी बंद करा दिया मान लीजिए। अब कोई व्यक्ति बीमार है, उसको दवाई चाहिए, और चूंकि उसे दवाई चाहिए, मेडिकल स्टोर बंद है, तो उसका जीवन का अधिकार खतरे में आ जाएगा। मान लीजिए आपने राशन की दुकानों को बंद करवाया, उसको भोजन करने का अधिकार, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। अब उसे अपना राशन नहीं मिल रहा है, तो यहां पे उसका वो अधिकार प्रभावित होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। तो हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल है, लेकिन बंद का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। एक बात ये और ध्यान रखना है आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन अच्छा, सम्मेलन में देखिए, सम्मेलन का मतलब कोई भी आप सभा करने का अधिकार वो आपको है। लेकिन इसी आर्टिकल 19(1) ख में साथ में 2 शब्द और जोड़े गए हैं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं। उसकी 2 शर्तें हैं। एक तो वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए। और दूसरा वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए? निरायुध होना चाहिए। निरायुध का मतलब बिना हथियार के, उसमें किसी के पास हथियार ना हो। तो शांतिपूर्वक हो और निरायुध हो। अगर ऐसा है तो वो सम्मेलन किया जा सकता है। इसके ऊपर 2 चीजों को विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी है। तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। तो बात ये चली कि चलिए सम्मेलन करने का अधिकार तो आ गया, लेकिन जुलूस निकालने का अधिकार है कि नहीं है? जुलूस का क्या किया जाए फिर? तो कोर्ट ने कहा कि देखिए जुलूस है वो एक सम्मेलन ही होता है, बस वो चलता हुआ सम्मेलन है। जुलूस क्या होता है? कोर्ट ने कहा कि जुलूस चलता हुआ सम्मेलन है, वो मोबाइल है, मतलब चलता हुआ है वो। और चूंकि ये चलता हुआ है सम्मेलन ही एक, तो जुलूस निकालने का अधिकार भी है। जुलूस निकालने का अधिकार इसी आर्टिकल 19(1) ख में शामिल है। सम्मेलन ही होता है वो, इसलिए अलग से उसको नहीं दिया गया, वो इसी में शामिल है। ये भी ध्यान रखना है आपको।
और इस सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात जो की गई, वो प्रतिबंध लगाने की इसमें बात की गई है कौन से आर्टिकल में, वो देखिए आर्टिकल 19(3) में। और आर्टिकल 19(3) में 2 आधार बताए गए हैं, इन 2 आधारों पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 19(1) की। और 19(1) में अधिकार है संगम बनाने, संघ बनाने या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) में। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संगम बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आपका अधिकार है ये। अब इस अधिकार के तहत जब आप बात करते हैं तो 19(1) में देखिए कौन कौन से अधिकार आपके शामिल हो जाते हैं। आप अगर राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, ये कई बार प्रश्न आया है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता में निहित है, इसी में है। राजनीतिक दल एक संगठन ही तो है, संघ ही तो है, एसोसिएशन ही तो है। आप अगर दबाव समूह बनाना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार का दबाव समूह, इसके तहत आपको अधिकार है। आप कोई मजदूर संगठन बनाना चाहते हैं, आपको इसके तहत अधिकार है। किसान संगठन बनाना चाहते हैं, आपको इसके तहत अधिकार है। आप कोई शिक्षक संगठन बनाना चाहते हैं, आपको इसके तहत अधिकार है। आप कोई महिला संगठन बनाना चाहते हैं, आपको इसके तहत अधिकार है। आपको छात्र संगठन बनाना चाहते हैं, आपको इसके तहत अधिकार है। आप कोई धार्मिक संगठन बनाना चाहते हैं, धार्मिक संगठन धर्म के आधार पर जातीय संगठन होते हैं ना, तेजा सेना, वीर सेना, भीम सेना, जैसे भारतीय सेना को छोड़कर जितनी भी सेनाएं हैं उनमें सारे इसी में तो है, ये वो है अधिकार। इसके अलावा आप किसी प्रकार की, मान लीजिए चाहे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, आपके और किसी प्रकार के संगठन है, चाहे वो अपने अपने हितों को लेकर जितने भी संगठन है, हित समूह है, दबाव समूह है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी संगठन, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई, वो आर्टिकल 19(1) में दी गई है। ठीक है, इसके ऊपर प्रतिबंध की जहां तक बात है, प्रतिबंध इस पर लगाया जा सकता है और उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 19(4) में। और इसके ऊपर 3 प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है, 3 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता में। फिर देखिए 19(1) की बात करते हैं, आर्टिकल 19(1) और 19(1) में भारत के भीतर अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के भ्रमण की स्वतंत्रता है। भ्रमण मतलब घूमने की स्वतंत्रता है। भारत की सीमाओं के भीतर कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब, एक बात तो ये ध्यान रखें कि भारत की सीमाओं के भीतर की बात है, भारत की सीमाओं के भीतर की बात है, भारत के अंदर की बात है, भारत के बाहर की बात नहीं है। मतलब यह कि भारत की सीमाओं के भीतर आप घूमना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो 19(1) के तहत आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, मतलब ये तो है आर्टिकल 19(1) में, लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं विदेश, भारत की सीमाओं के बाहर, समझ रहे हैं आप, तो वो आर्टिकल आपको, वो अधिकार आपको 19(1) में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के दायरे में है। और ये जो मिला वो मेनका गांधी केस 1978 का आया था, एक मेनका गांधी केस आया था 1978 का। हम बात करेंगे जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे इसमें। तो विदेश जाने का, विदेशी यात्रा करने का या भारत की सीमाओं के बाहर जाने का अधिकार वो आर्टिकल 21 में है ये, जबकि भारत की सीमाओं के भीतर घूमने का 19(1) में है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखनी है आपको बात। इसके ऊपर प्रतिबंध की बात जो की गई, वो प्रतिबंध की जो बात की गई है वो 19(5) में की गई है। और 19(5) में इसके 2 आधार बताए गए हैं, इन 2 आधारों पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 19(1) और 19(1) के तहत
जो इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई वो प्रदान की गई भारत के भीतर कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के भीतर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता के तहत कहा क्या गया है, इस स्वतंत्रता के तहत जिक्र यह किया गया कि 19(1) के तहत कि भारत के भीतर कहीं भी कोई व्यक्ति कहीं भी बस सकता है। आप कहीं भी जाकर बस सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, जहां पे आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19(1) कहता है ये, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और प्रतिबंध का जिक्र वही आर्टिकल 19(5) में है और वही आधार है जो आपने अभी पढ़े 19(5) में। और कितने आधार? 2 आधार। इसके ऊपर इन 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो जो 2 आधार अनुसूचित जनजातियों के संस्कृति के संरक्षण को लेकर या फिर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों के विपरीत अगर कोई मामला ना हो, हितों के विपरीत कोई मामला, तो उस मामले को लेकर तो 2 आधार बताए गए। वो हालांकि वो चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आधार कितने हैं या फिर क्या क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें है ये याद कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। तो बसने या निवास करने की स्वतंत्रता उसमें है। फिर देखिए संपत्ति की स्वतंत्रता वो 6 में थी, उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आप जानते हैं समाप्त कर ही दिया गया, ठीक है। चलिए 19(1)(6) और 19(1)(6) बात करता है किस बारे में? वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार, की स्वतंत्रता है। इंग्लिश में कहें अगर तो इसमें कहा गया प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये 4 शब्दावली यूज की गई। ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है, कोई भी प्रोफेशन करने की, कोई भी ऑक्यूपेशन करने की, कोई भी ट्रेड करने की, कोई भी बिजनेस करने की, ये स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 19(1)(6) में कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 19(1)(6) में जो ये स्वतंत्रता दी गई, इसके ऊपर प्रतिबंध की बात की गई कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और प्रतिबंध का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 19(6) में। और 19(6) में आधार कितने दिए गए? 3 आधार। तो कोई भी काम की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी योग्यताएं उतनी होनी चाहिए। आप बगैर योग्यताओं के दावा नहीं कर सकते उसके लिए। तो वो प्रतिबंध उसमें वहां पे दिए गए 3 प्रकार के प्रतिबंध हैं, उस आधार पे वहां पे प्रतिबंधित की जा सकती है स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 के तहत दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 में एक बात और बची है, उसको आप थोड़ा सा और समझिए। वो है आर्टिकल 19 जो है उस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, वो तो आपने देख लिया, वो तो 2 से लेकर 5 तक के प्रावधान किए गए हैं। उसका निलंबन कैसे होगा, उसके निलंबन एक विशेष बात है, इसको और समझना आप। देखिए प्रतिबंध में और निलंबन में फर्क क्या है वो समझना। प्रतिबंध का मतलब रेस्ट्रिक्शंस, निलंबन का मतलब सस्पेंशन। तो रेस्ट्रिक्शन और सस्पेंशन में फर्क क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन और सस्पेंशन, फर्क क्या होता है इन दोनों में? फर्क यह होता है कि रेस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध लगाना, उस पर रोक लगाना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया इन आधारों कि भाई इस चीज के आगे नहीं जाएगी ये बात। जैसे मान लीजिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कहा गया कि लोक व्यवस्था के आधार पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अपराध उद्दीपन, मान लीजिए कोई व्यक्ति भड़का रहा है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है बोल के, तो ऐसी स्थिति में उसके बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो नहीं बोल सकता वहां पर। कोई देश की अखंडता प्रभुसत्ता के विरुद्ध, एकता अखंडता के विरुद्ध यदि बोल रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसे नहीं बोलने दिया जाएगा। ये तो है प्रतिबंध।
कि इन इन आधारों पर उसके ऊपर प्रतिबंध रहेंगे और ये हमेशा लागू है। ये अब उस सीमा के भीतर रहते हुए ही व्यक्ति उस स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। बस जो चीज मना की गई है वो नहीं करेगा, बस बाकी जो मना नहीं की गई उसका उपभोग कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन का मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरा वो अधिकार मिलेगा ही नहीं हमें, हम उसका उपभोग कर ही नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे। वो सस्पेंड हो जाता है, वो अधिकार निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, वो हमें प्राप्त होता ही नहीं है। और वो कौन सी स्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। कौन सी परिस्थितियों में होता है, तो ये तो है प्रतिबंध या निर्बंधन और ये है निलंबन। समझ रहे हैं आप? तो समझिए आर्टिकल 19 का निलंबन वो कैसे होगा। तो आर्टिकल 19 के निलंबन में एक तो देखिए, दो बातें विशेष तौर पे ध्यान रखें। एक बात तो ये है कि आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, और राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है अनुच्छेद 352 में, यदि 352 के तहत ये आपातकाल लगता है और 3 दशाओं में लगता है, या तो युद्ध की वजह से, या बाह्य आक्रमण की वजह से, या फिर सशस्त्र विद्रोह की वजह से। तो यदि ये बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल लगा और ये केवल युद्ध की वजह से या फिर बाह्य आक्रमण की वजह से, इन दो वजह से लगा, दो में से किसी एक वजह से लगा, सशस्त्र विद्रोह की वजह से नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से किसी एक वजह से अगर आपातकाल लगा है 352 वाला, तो अनुच्छेद 358 कहता है कि इस 358 के तहत अनुच्छेद 19 वो निलंबित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 का निलंबन कौन से आर्टिकल में है? 358 में है। लेकिन कारण किस वजह से? 352 की वजह से। निलंबन होगा 358 के तहत, लेकिन कारण 352 है। यदि 352 के तहत आपातकाल लगेगा तो 358 के तहत 19 निलंबित होगा, लेकिन वो भी सशस्त्र विद्रोह की वजह से नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक वजह से होना चाहिए। यह है 19 का निलंबन, एक कारण, एक वजह है, एक प्रकार। और दूसरा तरीका, दूसरा प्रकार और है, वो देखिए अनुच्छेद 31 गै वर्तमान में है, और ये 31 गै मूल संविधान में नहीं था। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया? 31 गै में कह दिया गया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39B और 39C, 39B और 39C, इन दोनों की अनुपालना में कोई भी विधि बनाती है, कोई भी कार्य करता है यदि राज्य, तो इनके अनुपालना में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31, आजकल 31 है नहीं, तो अब केवल वर्तमान में 2 ही है। इन दोनों का उल्लंघन, उन दोनों को निलंबित किया जा सकता है, इन दोनों का उल्लंघन किया जा सकता है। मतलब ये दो आर्टिकल ज्यादा महत्वपूर्ण है 14 और 19 से, तो ये दरकिनार हो जाएंगे। ये 39B और 39C में क्या है वो हम नीति निश्चित तो पढ़ेंगे, वहां बात करेंगे, और वहां इसकी बात करेंगे, सारी 31 गै की सारी बात कर लेंगे, इस 25वें संविधान संशोधन की, केशवानंद भारती केस की सारी बात कर लेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका और है, जब 14 और 19 इन दोनों को इनके अधीन रखा गया है, 39B और 39C के। तो ये आर्टिकल 19 है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 की ओर बढ़ते हैं। मैं अनुच्छेद 20 को थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 20 को अगर देखिए आपको समझना है तो एक एक बिंदु को, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। देखिए ये आर्टिकल 20 के 3 क्लोज हैं, और आर्टिकल 20 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको बहुत सारे लोग, उनको पता ही नहीं कि 20 में है क्या। आप 19 को जानते हैं, 14 को जानते हैं, 15 को जानते हैं, 20 को नहीं जानते हैं 20 में क्या लिखा है, और थोड़ा बहुत जानते हैं तो केवल ऊपर ऊपर से नाम जानते हैं, उसका अर्थ क्या वो नहीं जानते।
तो पहला है आर्टिकल 20(1), यह है 20(2) और यह है 20(3). 20 में 3 क्लॉज हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे सारा सब कुछ। 20(1) में है दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अब आपके मामला उलझ गया, पूरा डब्बा गोल हो गया। ये क्या लिख रहे हैं आप, इसका अर्थ क्या है, कुछ पता नहीं है। इसमें है दोहरे दंड से संरक्षण। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ये तो समझ आ रहा है हमें, लेकिन पहले वाला मामला बिल्कुल उलझ गया। और ये है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ये 3 अधिकार हैं, हम एक एक करके बात करते हैं इनकी। देखिए, आर्टिकल 20(1) की बात करता हूं आपको पहले। आर्टिकल 20(1) क्या कहता है? 20(1) की पहले मैं एक शब्दावली जो मैंने यहां लिखी वो लिखूंगा, उसके बाद हम आगे उसके विस्तार से बात करेंगे। मैं वो शब्दावली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे तौर पे ये शब्दावली कभी कभी पूछ ली जाती है, तो अगर आपको बताई हुई हो तो आप इसको आसानी से समझ जाते हैं। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप। संरक्षण मतलब बचाव या छूट। अब आपके एक तो ये शब्द आपको डरा रहा है, भूत से तो वैसे डर लग रहा है, भूतलक्षी क्या है मामला, एक ये शब्द आपको डरा रहा है, और तो बाकी ठीक है। तो देखिए, जब आप विधि की बात करते हैं, विधि का मतलब कानून, तो कानून, कोई भी कानून, वो देखिए 2 प्रकार का प्रभाव रखता है, एक भूतलक्षी, एक भविष्यलक्षी। समझना आप, प्रभाव के आधार पर जब आप देखते हैं तो कोई भी कानून 2 प्रकार का प्रभाव रखता है। एक वो प्रभाव रखता है भूतलक्षी, एक वो प्रभाव रखता है भविष्यलक्षी। मैं समझा देता हूं आपको। भूतलक्षी प्रभाव से पहले आप भविष्यलक्षी को समझिए, आप तब आप भूतलक्षी को समझेंगे। मान लीजिए कोई कानून बना, इस दिन बना। अब इस दिन बना तो इसके बाद ही तो लागू कर सकते हैं किसी कानून को। कोई भी कानून राज्य ने बनाया, उस कानून को बनाने के बाद उसे भविष्य में ही लागू किया जा सकता है, उसे बनाकर उसके पहले से लागू नहीं कर सकते। तो ऐसे कानून जिसे बनाकर उसके बाद भविष्य में ही लागू हों, वो केवल आगे भविष्य के लिए लागू होंगे, वो भविष्यलक्षी प्रभाव के कानून है। लेकिन ऐसे कानून जिसे बनाया तो इस दिन गया, लेकिन उसे उसके भूतकाल से किसी एक समय से लागू कर दिया। बनाया तो यहां गया है, लेकिन उसको 1 साल पहले से लागू कर दिया कि 1 साल पहले से लागू माना जाए इसको, या 6 महीने पहले से लागू माना जाए इसको। तो उसका प्रभाव हमने कहां से कर दिया? उस कानून को बनाए जाने से भी भूतकाल से कर दिया। वो भूतलक्षी प्रभाव की विधि होगी। तो विधि प्रभाव के आधार पर 2 प्रकार की हो गई, एक भविष्यलक्षी, एक भूतलक्षी। भविष्यलक्षी का मतलब ऐसी विधि जो कि आपके भविष्य में लागू होगी। वो जो जो विधि बनी है वो बनने के बाद ही लागू होगी। और एक ऐसी विधि भूतलक्षी प्रभाव की विधि जो कि कानून बना, उस कानून बनने के भूतकाल से इसे लागू किया जा सकता है। तो 2 प्रकार की विधि हुई है, भूतलक्षी प्रभाव की विधि और भविष्यलक्षी प्रभाव की विधि। ठीक, ये तो प्रभाव के आधार पे है। विधि अगर वैसे कैटेगरी हम बांटे उसके प्रकार में, तो देखिए विधि 2 प्रकार की और होती है। और विधि 2 प्रकार की कौन सी होती है? विधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके जिसको आप दीवानी विधि कहते हैं, और एक होती है आपके फौजदारी विधि। आप ये तो जानते हैं ना, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। अब दीवानी विधि को ही हम सिविल मामले कहते हैं हिंदी में, सिविल लॉज। ये दीवानी कानून, दीवानी विधियां, सिविल मामले। तो यहां पर
ये जो दीवानी विधियां है, ये वो विधियां होती हैं जो विधियां आपके व्यक्ति के सामान्य आचरण से रिलेटेड है, व्यक्ति के आपसी लेन देन से रिलेटेड है, व्यक्ति की जमीन जायदाद से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है। ये जो मामले हैं वो सारे मामले दीवानी मामलों में आते हैं। आपसी लेन देन के मामले हैं, समझौते हैं, एग्रीमेंट है, संधियां हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं, किरायानामा है, सब इसमें आ जाते हैं। फौजदारी विधियों को आपराधिक विधियां भी कहते हैं, इसको दांडिक विधियां भी कहते हैं। तो दांडिक जो यहां पे शब्द आ रहा ना, ये दांडिक का मतलब आपराधिक या फौजदारी, समझ गए आप। और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रिमिनल। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है अभी, अब की बात थोड़ा थोड़ा मामला जम रहा है। क्रिमिनल का मतलब ऐसे मामले जो मारपीट के, हिंसा के, मर्डर के, चोरी डकैती के, उनसे रिलेटेड है। वो सारे मामले किस में आ जाते हैं? आपराधिक, फौजदारी या दांडिक विधियों में आ जाते हैं। तो दो प्रकार की विधियां हैं। अब इसका मतलब समझना कि यहां पे दांडिक विधियों का कहा गया है, इसका मतलब इन फौजदारी, आपराधिक, क्रिमिनल मामलों का कहा गया है, क्रिमिनल लॉज का कहा गया है कि ये फौजदारी विधियां है वो भूतलक्षी नहीं हो सकती, उनसे संरक्षण। मतलब फौजदारी विधियां भूतलक्षी नहीं हो सकती, मतलब ये फौजदारी विधियां केवल और केवल भविष्यलक्षी हो सकती है। जबकि ये दीवानी विधियां हैं, वो दीवानी विधियां भूतलक्षी भी हो सकती है और भविष्यलक्षी तो होंगी होंगी। मतलब ये कि दीवानी विधियां भविष्यलक्षी भी हो सकती है, भूतलक्षी भी हो सकती है, जबकि फौजदारी विधियां केवल और केवल भविष्यलक्षी होगी, भूतलक्षी नहीं होंगी। ये ध्यान रखनी है बात। अब इसका मतलब समझना आप, इसका थोड़ा सा और गहराई से अर्थ वो मैं बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि कोई कानून, भूतलक्षी कानून, फौजदारी कानून, ये फौजदारी, आपराधिक, दांडिक कानून, दांडिक विधि, वो दांडिक विधि बनाकर उसे भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सीधा सा इतना सा है कि किसी भी फौजदारी दीवानी कानून को यहां बनाकर उसको पहले से लागू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनकम टैक्स के नियम बनाए, उसको पहले से लागू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फौजदारी विधियां, वो फौजदारी विधियां जिस दिन से बनी है उस दिन के बाद से ही लागू हो सकती है, वो केवल यहां के भविष्य में ही लागू हो सकती है, उसे भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। बस इतनी सी बात है। और ये बात आपकी पूरी समझ आएगी अब जब मैं आगे जो मूल वाक्य, जो आर्टिकल 20(1) में जो कहा गया है, वो जब बात करूंगा मैं आपसे, तब आपके ये बात पूरी की पूरी समझ आएगी। देखिएगा, समझिए आर्टिकल 20(1) कहता क्या है। आर्टिकल 20(1) कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। एक बात तो ये, और साथ में एक दूसरी बात और भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। या किसी अपराध के लिए उस मात्रा से अधिक
दंड का भागी नहीं होगा, जो अपराध के समय उस अपराध हेतु विधि के तहत अधिरोपित था। अब देखिए दूसरी वाली लाइन को तो अब छोड़िए, आप फिलहाल केवल और केवल एक बात को समझिए, और वो कहां तक, उल्लंघन न किया हो, यहां तक। बस इस बात को एक बार समझ लीजिए, दूसरी बात को मैं बाद में समझा दूंगा। यहां से शुरू कीजिए आप कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं होगा, मतलब किसी अपराध के लिए, अपराध के लिए का मतलब क्या है, यह आपराधिक मामला है, दीवानी मामलों के लिए नहीं है, केवल आपराधिक मामलों के लिए। तो ये दांडिक विधि आ गई ना, दांडिक विधि यही तो है, आपराधिक मामले तो है। तो किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष घोषित नहीं होगा, नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का, किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। समझना इस बात को। मैंने इसमें और क्या कहा था, सॉरी, हाँ चलिए मैं बता देता हूं आपको कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई काम किया ऐसा, और ऐसा काम किया जो उस समय किसी भी कानून के तहत कोई अपराध नहीं है, उसने वो ऐसा कोई काम किया है, तो उसे सजा मिलेगी, अपराध ही नहीं है, तो सजा किस बात की है, उस समय उसने जो काम किया वो कोई अपराध ही नहीं है, उस समय जो कानून प्रचलित है उसके तहत कोई अपराध नहीं है। मान लीजिए उसके 2 महीने बाद में संसद ने कानून बनाया, और जो व्यक्ति ने इस समय जो काम किया था वो काम अब यहां पे अपराध मान लिया गया है। इस समय अपराध नहीं था, यहां अपराध मान लिया गया है। ध्यान से समझना आप, यहां उस बात को अपराध घोषित कर दिया गया है जो उसने यहां पे किया था। तो क्या उस व्यक्ति को सजा होगी, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये कानून यहां बना है। अब इस कानून को इसके बाद से ही लागू कर सकते हैं आप, इसको यहां से लागू नहीं कर सकते, पहले से लागू नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा था अभी पहले कि भूत लक्षित दांडिक विधियों का संरक्षण, मतलब फौजदारी कानूनों को बनाकर उसके भूतकाल से लागू नहीं कर सकते, मतलब फौजदारी कानूनों को यहां बनाकर उसको पहले से लागू नहीं कर सकते, उसके आगे से लागू होगी वो। यही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यही है कि किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का, किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। यह बात समझिएगा आप, और इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझ लेंगे तो फिर याद रह जाएगा ये कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, मतलब ये इस समय कोई अपराध नहीं था, इसने ये काम किया, अपराध की श्रेणी में नहीं था, बाद में कानून बना तो इसे दोष नहीं दिया, इसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि इस समय उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था, और ये जो कानून बाद में बना है इसको पहले से लागू नहीं कर सकते आप। भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब फौजदारी कानूनों को बनाकर उसको भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। बस इतनी सी एक सिंगल लाइन कोटेशन है, समझ पा रहे हैं आप? एक बात तो ये, दूसरी बात समझिएगा आप, और दूसरी बात क्या है, किसी अपराध के लिए उस मात्रा से अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो अपराध के समय उस अपराध हेतु विधि के तहत अधिरोपित था। एक बात और समझना आप, मान लीजिए यहां पर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, कोई अपराध किया, मान लीजिए चोरी की, और जिस श्रेणी की चोरी की, इस समय पहले से जो कानून बना रहा है, इस समय जो उसने चोरी की है, उस समय इस अपराध के लिए, इस चोरी के लिए 6 महीने का प्रावधान है, या 1 साल का प्रावधान, मान लीजिए 1 साल की सजा का प्रावधान है। अब इसके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान
किया गया कि 1 साल की सजा का प्रावधान है इसमें। केस चला इस पे और यहां इसका निर्णय आया कि भाई इसको 1 साल की सजा दी जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप। लेकिन सोचिए आप, एक बार विचार करना आप कि इसका मामला चला और यहां पे जो निर्णय आया इसका, इससे पहले ही संसद ने इसके कुछ दिन बाद कानून बनाया, और जो इस समय इस अपराध के लिए 1 साल का सजा का प्रावधान था, उस अपराध किए जाने के 10 दिन बाद ही मान लीजिए संसद ने कानून बनाया और कानून बना के कह दिया इसके लिए 2 साल की सजा की जाती है। सेम यही अपराध इसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान कर दिया कि अब 2 साल की सजा मिलेगी। अब इस मामले का रिजल्ट आया इस कानून बनाने के बाद में, यहां पे कोर्ट ने निर्णय दिया, यहां पे इसका मामला चला, पेशी वेशी हुई, गवाह वगैरह हुए और निर्णय सुप्रीम कोर्ट का इस कानून बनने के बाद आया। अब इस समय तो यह कानून प्रचलन में है, संसद द्वारा बनाया गया, जिसमें 2 साल का प्रावधान है, लेकिन अपराध उससे पहले ही कर लिया गया था और उस समय उसके लिए 1 साल का प्रावधान था। बताइए कोर्ट यहां जो अपराध के, उस अपराध के लिए जो सजा देगा कितने समय की देगा? अधिकतम अगर सजा देगा उसके लिए प्रावधान है, वो 1 साल की देगा कि 2 साल की देगा? निश्चित तौर पे 1 साल की देगा। 1 साल से ज्यादा उससे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपराध किए जाते समय विधि द्वारा इतनी ही अधिरोपित थी। किसी अपराध के लिए उस मात्रा से अधिक दंड का भागी नहीं होगा, इससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जितना अपराध किए जाते समय इस अपराध के लिए अधिरोपित था, नियत था। तो इस अपराध के लिए 1 साल की थी, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप, सीधी बात है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? तो किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकेगी जितना वो अपराध करते समय, वो अपराध के समय उसके लिए वो अधिरोपित थी, जितनी सजा उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तो यहां 2 साल कर दी, लेकिन सजा इससे पहले के जितने भी मामले हैं उनके लिए वो सजा 1 साल ही रहेगी। अब मामले को थोड़ा सा मैं उल्टा करता हूं, एक बार समझना आप। मान लीजिए यहां इसकी सजा 1 साल थी, प्रावधान, समझ रहे हैं आप, सजा का प्रावधान 1 साल है। यहां संसद ने कानून बनाया, सेम वो की वो स्थिति है, बस फर्क ये आया कि ये सजा बढ़ाने के बजाय संसद ने यहां 6 माह कर दी, कम कर दी, कि इस अपराध जो यहां पे किया गया, इस अपराध की यहां से वो सजा है वो 6 माह होगी, अधिकतम सजा 6 माह से ज्यादा नहीं होगी। पहले वो 1 साल थी, अब 6 माह कर दी। कोर्ट का निर्णय इसके बाद आया, इस कानून के बाद आया। अब इस व्यक्ति की सजा 1 साल मिलेगी कि 6 माह मिलेगी? अभी हमने बात की थी 1 साल और 2 साल वाली, बढ़ाई थी, तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी 1 साल है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, उतनी मिलेगी जितना अपराध किए जाते समय वो अधिरोपित थी। अब वो सजा कानून बना के कम कर दी, उसके बाद में अगर वो निर्णय आया कोर्ट का, तो अब यहां पे निर्णय यहां पे आया कोर्ट का, तो बताइए सजा उसको 1 साल की मिलेगी, 6 महीने की मिलेगी? तो यहां विशेष ध्यान रखें, सजा उससे अधिक तो नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि आगे कानून बनाकर सजा कम की गई है तो उसका लाभ जरूर मिलेगा उसे सजा 6 माह की मिलेगी। फिर यहां उसे सजा 6 माह की मिलेगी, कम की जा सकती है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है उस मात्रा से अधिक दंड का भागी नहीं होगा, यह कहा गया है। अधिक नहीं होगा, कम तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका लाभ, अगर कम कर दी गई ना बाद में सजा, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा उसे, लेकिन अगर ज्यादा की गई तो ज्यादा नहीं मिलेगी। ये विशेष तौर पे समझना है आपको बात, ठीक है? तो 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो है किसी फौजदारी कानून को बनाकर उसको भूतकाल से लागू नहीं कर सकते आप। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अगर अपराध, वो जो किसी अपराध के लिए तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। मतलब बाद में अगर कानून बनाया गया तो उसको पहले से लागू नहीं कर सकते, ठीक है? और दूसरा, यदि अपराध किए जाते समय जितनी उसके लिए सजा निर्धारित है कि उससे ज्यादा नहीं मिलेगी उसे सजा, लेकिन अगर बाद में कम कर दी गई तो कम जरूर मिल सकती है, ज्यादा नहीं मिलेगी। चलिए, ये आर्टिकल 20(1) है। 20(2) को समझिए आप, और 20(2) भी बड़ा मजेदार है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आर्टिकल 20 तो बहुत मजेदार है, और बस इसको समझते ही नहीं है लोग, ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं, इसको याद ही नहीं रखते, बाकी है बहुत अच्छा, बहुत गजब है। और 20 की इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बात करेंगे हम आगे। आर्टिकल 20 कहता है कि दोहरे दंड से निषेध, कि किसी व्यक्ति
किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। देखिए, दो शब्द हैं, अभियोजित और दंडित। अभियोजित का मतलब प्रोसिक्यूट, और दंडित का मतलब पनिश। दो बार उसको प्रोसिक्यूशन में भी नहीं लाया जाएगा और पनिश भी नहीं किया जाएगा। किसी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह कहा गया इसमें। दंडित वाला मामला तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभियोजित के मामले को भी समझनी, यहां पे थोड़ा सा उलझन है, समझना आप। अमेरिका और ब्रिटेन के मामले को आप यहां थोड़ा सा जब समझेंगे तब आप इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। अमेरिका में क्या है और हमारे यहां क्या है और क्या अंतर है। देखिए, अमेरिका में मान लीजिए, मैं अमेरिका का उदाहरण दे देता हूं आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध मामला चला, किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अब उसके विरुद्ध कोर्ट में मामला चला। अब कोर्ट में जब मामला चलेगा तो दो ऑप्शंस हैं, या तो वो दोषी पाया जाएगा या फिर निर्दोष पाया जाएगा। समझना आप, या तो वो दोषी पाया जाएगा या वो निर्दोष पाया जाएगा। यदि दोषी पाया गया तो सजा मिलेगी, यदि निर्दोष पाया गया तो बरी होगा। यही तो मामला है। समझना आप, अमेरिका में क्या है। अमेरिका में है कि यदि कोई मामला कोर्ट में चला और एक बार चल गया, पहली बार में चला मान लीजिए, उसमें यदि वो दोषी पाया गया तब तो उसे सजा दे दी, और सजा उसने प्राप्त कर ली, काट ली। अब सजा प्राप्त कर ली तो उसके ऊपर ना तो क्या चलेगा, ना तो उसके ऊपर दोबारा अभियोजन चलेगा और ना ही उसे दोबारा दंड दिया जाएगा। इसके ऊपर दोबारा फिर उससे दोबारा मतलब दोबारा अभियोजन और दंड, ना तो अभियोजन होगा ना दंडित किया जाएगा। एक बार यदि दोषी पाया गया और उसे सजा दे दी गई तो उस पर न तो अभियोजन चलेगा न उसे दोबारा सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने एक बार चोरी की, चोरी करने की उसे 1 साल सजा दे दी, 1 साल सजा उसने काट ली, वो कोर्ट जेल से बाहर आया। अब दोबारा उसे कोर्ट में थोड़ा ना केस चलेगा कोई, बस बराबर हो गया मामला और ना दोबारा सजा मिलेगी, बात खत्म। लेकिन मामला यहां थोड़ा उलझा हुआ है, समझना इसको। यदि वो निर्दोष पाया गया तो उसे बरी कर दिया गया, यदि वो निर्दोष पाया गया तो भी उसके विरुद्ध वो मामला उस कोर्ट में या उसके समकक्ष कोर्ट में वो मामला नहीं आएगा। यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति को बरी कर दिया कोर्ट ने एक बार, अमेरिका की बात है ये, और एक बार यदि बरी कर दिया, उसके बाद में उस कोर्ट में, उसके ऊपर के कोर्ट में तो जरूर अपील की जा सकती है, अपील वाला मामला अलग है, लेकिन वो कोर्ट या उसके समकक्ष कोर्ट में वो मामला दोबारा नहीं आएगा, दोबारा उसे अभियोजित नहीं किया जा सकता। और दंडित का तो खैर पहले भी नहीं हुआ था तो मामला ही नहीं है, दंडित तो किया भी कैसे जाएगा। दोबारा अभियोजन भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अगर निर्दोष घोषित हो गया तो भी दोबारा अभियोजन नहीं होगा। जबकि भारत में क्या है, भारत का समझना आप। भारत का मामला यह है कि यदि भारत में कोई व्यक्ति दोषी पाया गया और उसे सजा सुना दी गई, तो सजा सुना दी गई तो दोबारा ना तो अभियोजन चलेगा ना दंड दिया जाएगा। एकदम सही अमेरिका की तरह ही है। जैसे 1 साल की सजा सुना दी अगर चोरी के लिए, तो दोबारा उसके ऊपर मामला रफा दफा हो गया, बस ठीक है, मतलब बराबर हो गया। उसने अपराध किया था, उसे सजा मिल गई, अब ना तो वो केस दोबारा चलेगा, केस ही क्लोज हो गया वो, ना उसके ऊपर कोई दंड लगेगा। वो एकदम अमेरिका की तरह सेम, ओके। लेकिन मान लीजिए वो हो गया बरी, मान लीजिए जिला स्तर के न्यायालय में चल रहा था मामला, जिला स्तर में जिला न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। अब बरी अगर कर दिया तो बरी कर देने पर, निर्दोष घोषित होने पर भारत में स्थिति क्या है,
उसी केस में, उसी कोर्ट में या उसके समकक्ष कोर्ट में दोबारा मामला खुल सकता है। मतलब अभियोजन दोबारा चलाया जा सकता है भारत में उसी केस में जिसमें वो बरी हो गया था, दोबारा मामला, फाइल खुलती है ना वापस, हमारे यहाँ रीओपन करते हैं केस को, तो रीओपन हो जाता है वापस केस। बरी होने की, अगर उसको न्यायालय ने फैसला सुना दिया कि वो बरी हो गया, उसके बावजूद भी रीओपन कर देते हैं केस। वो अभियोजन दोबारा चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बरी हो गया तो दंड दे दिया गया तब तो खैर होगा भी क्या, और उसे दोबारा अभियोजन चलाया जा सकता है। सीधी बात है, ये समझना आपको। तो अमेरिका में ये अधिकार ज्यादा सशक्त है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अमेरिका में ये अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि अमेरिका में किसी व्यक्ति को यदि अभियोजित किया गया, किसी व्यक्ति को यदि मतलब वो बरी कर दिया गया, निर्दोष घोषित कर दिया गया, तो भी उसके विरुद्ध दोबारा मामला चलेगा ही नहीं उस कोर्ट में। ऊपर के मामले कोर्ट में जा सकता है, अपील हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि भारत में एक ही मामले पर एक ही स्तर के न्यायालय में दोबारा मामला चल सकता है यदि उसे बरी किया गया, निर्दोष घोषित किया गया तो। ये आर्टिकल 20(2) है। तो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20(2) है, इसको ध्यान से ढंग से समझना है। आपके दंडित वाला मामला तो अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन अभियोजन वाला मामला, अभियोजन अच्छा, मैं एक तो ये गलती कर रहा हूं, आप अभियोजन नहीं समझ रहे हैं शायद। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत है। अभियोजन का मतलब है केस चलना, कोर्ट में मामला चलना, इसको अभियोजन कहते हैं। वकील को अभियोजक ही तो कहते हैं। तो अभियोजन का मतलब कोर्ट में केस चलना। तो अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो दोबारा उसके विरुद्ध कोर्ट में केस, खैर भारत में भी नहीं चलेगा, वो तो चल नहीं सकता, अगर सजा दे दी, सजा प्राप्त कर ली तो। लेकिन यदि वो निर्दोष घोषित हो गया तो अमेरिका में दोबारा कोर्ट में केस ही नहीं चलेगा उस मामले पर, उस कोर्ट में, तो उसके ऊपर वाले में चल सकता है। भारत में दोबारा उस सेम कोर्ट में केस चल सकता है, अभियोजन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 20(2) कहता है एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें दंड में देखिए वो शामिल नहीं है कि मान लीजिए किसी पद पर कोई व्यक्ति है और उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिस अपराध के लिए उसे 1 साल की सजा भी सुनाई है और उस पद से बर्खास्त भी किया गया है, तो 2 प्रकार के दंड हो गए। लेकिन इन दोनों प्रकार के दंड को एक ही माना जाएगा। एक प्रशासनिक दंड हुआ, एक वो उस तरीके से दंड हो गया, तो दोनों दंडों को एक ही माना जाएगा, इसमें अलग अलग नहीं माना जाएगा, वो एक ही श्रेणी में आ जाता है। ये 2 बार नहीं है। 2 बार का मतलब एक बार वो 1 साल की सजा काट के आ गया, बाहर निकला, हमने दोबारा डाल दिया कि तुम देखे वो तुमने चोरी की थी, 1 साल वापस चलो, वो दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 बार का मतलब तो आप कह रहे हैं कि 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसका मतलब 3 बार कर सकते हैं, आप 4 बार कर सकते हैं, एक से अधिक बार नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना है। 2 बार का सोचना ही नहीं है, एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते, बस। चलिए 20(3) की बात करते हैं, और 20(3) में क्या है ये समझना आप। 20(3) में जिक्र किया गया है किसका? 20(3) में जिक्र है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। गवाही देने से संरक्षण का मतलब जानते हैं आप? इसमें 20(3) में क्या कहा गया कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए है, ये मतलब ये भी आपराधिक मामले हैं, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यह आर्टिकल 20(3) है। तो बाध्य नहीं किया जा सकेगा में देखिए एक बात और शामिल है, और वो क्या है
कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध कोई उसने जो भी मान लीजिए अपराध किया और कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध खुद चल के गवाही देना चाहे अगर, तब तो दे सकता है, तब तो क्या दिक्कत है। तो स्वयं के विरुद्ध चाहकर अपनी इच्छा से गवाही देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां बाध्य नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को, यह विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि स्वयं अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपनी मर्जी से अगर गवाही देना चाहें, आप देखते हैं ना कई बार कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा और जेल जाके पुलिस स्टेशन जाके अपना अपराध कबूल कर लिया, तो खुद के विरुद्ध गवाही दे सकता है, अपनी मर्जी से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बाध्य नहीं किया जा सकता उसे। इसी के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देखिए, ये जो आप आधुनिक तकनीक का यूज कर रहे हैं, जैसे लाई डिटेक्टर है, लाई डिटेक्टर है जिसमें झूठ पकड़ी जाती है, आप ब्रेन मैपिंग है जिसमें दिमाग को पढ़ा जाता है कि दिमाग में क्या हलचल चल रही है, सच का पता लगाने के लिए ये नई नई टेक्निक्स हैं, नई नई तकनीक्स हैं। अब इन तकनीकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह कह दिया है, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इन तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा से ही किया जा सकता है। लाई डिटेक्टर का प्रयोग, ब्रेन मैपिंग का प्रयोग केवल उसकी इच्छा से, उसकी सहमति से ही किया जा सकता है। तभी तो आसाराम बापू को कहते हैं कि आप ये ब्रेन मैपिंग की, ये लाई डिटेक्टर की, लेकिन वो मना करते हैं हर बार। तो सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखनी है बात आपको, ठीक है। आर्टिकल 20(3) इस बारे में कहता है। तो आज हमने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 इनको थोड़ा सा विस्तार से अच्छे से पढ़ा। आर्टिकल 20 में एक बात और है, मैं इसके बारे में अभी भूल जाता, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि हम अगले आर्टिकल 21 में भी वो बात पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 359 है एक, अभी हमने 358 की बात की थी ना आर्टिकल 19 के निलंबन में। आर्टिकल 359 का संबंध भी मौलिक अधिकारों के निलंबन से है, और वो कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब 352, राष्ट्रपति में पढ़ी थी हमने ये बात। और जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगे, तब आर्टिकल 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। भाग 3 के किसी भी मौलिक अधिकार का राष्ट्रपति आदेश निकालकर उस आदेश में जिस जिस मौलिक अधिकार का उल्लेख होगा उस मौलिक अधिकार निलंबन किया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिकल 359 में एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इस संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया, 359 में लिख दिया गया, और क्या लिखा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 वो इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि इन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। आप किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय छोड़ के 20 को और 21 को। तो आर्टिकल 20 कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझ सकते हैं। इस बात से वो अधिकार जिसको आप जानते नहीं है, जिसके बारे में आप गहराई से जानते नहीं है, वो कितना महत्वपूर्ण है, समझिए आप, कि इसको निलंबित किया ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। तो आर्टिकल 20 की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। आर्टिकल 359 में कहा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया। तो फिलहाल देखिए, आज के लिए देखिए इतना पर्याप्त है। आर्टिकल 19-20 हमने पढ़ा है, 21-22 को हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा गहराई से ज़रूर है ये सब चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी है। और जितना आप याद रख सको याद रख लीजिए, जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ लीजिए। और मैं मौलिक अधिकारों को थोड़ा गहराई से इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपके अधिकार क्या हैं और कौन कौन से अधिकार कैसे कैसे हैं, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, विदा लेता हूँ मैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ढंग से आप पढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ। जय